वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये सर क्या ब्रेड पोटैटो ये सब क्यों इकट्ठा कर लिया हमने। तो ऐसा मत सोचिए कि लॉकडाउन के डेज़ हैं। आजकल तो पिज़्ज़ा के सपने आते होंगे आप लोगों को, पर यही खाना बेहतर है जो आपके सामने है। पर मैं आपको पोटैटो सैंडविच नहीं बना के दिखा रहा हूँ। हम डिस्कस करेंगे इससे आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक जो है आपका आज का वो है गॉसिस थ्योरम। टॉपिक जो है वो 7 स्टार है। एक स्टार और बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सारे आएंगे बेटा। इसमें हर तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, डेरिवेशंस भी आएंगी। सो बहुत बड़ा, जैसे +1 में आपकी बर्नौलीज थ्योरम थी ना, कुछ उसी तरह का टॉपिक है बेटा। ओके, सो हम डिस्कस करने लगे हैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, उसके बाद थ्योरम शुरू होगी। लाइट सोर्सेज जो लाइट देते हैं वो एमिट करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स तो यहाँ पे नजर आ रहा है 220 ल्यूमन लिखा हुआ है इस बल्ब का लाइट फ्लक्स। सो जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक लैंप मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, इस पे यहाँ पे ल्यूमन्स लिखे रहते हैं कि इसमें से टोटल अमाउंट ऑफ लाइट कितनी निकलती है सभी डायरेक्शन में, उसको इसका ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो वर्ड ये आएगा आपको आगे रे ऑप्टिक्स में, ल्यूमिनस फ्लक्स। लाइट आउटपुट इसका कितना है, तो कितना लाइट आउटपुट ये निकालता है उसको बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। इसी तरह बेटा जो चार्जेस हैं, चार्जेस में से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चार्ज है अपना पॉइंट चार्ज, जिसमें से फील्ड लाइन निकल रही हैं। वो फील्ड लाइंस का नंबर किसी गिवन एरिया में से कितना क्रॉस करता है उसको हम बोलेंगे इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज से निकल रही हैं रेज ऑफ लाइट की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर एक गिवन एरिया में से कितना क्रॉस करता है। तो ये क्योंकि लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स हैं, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट चार्ज। अब अगर मैं ये मान लो डिस्टेंस अपना है 10 सेंटीमीटर, जब मैं 10 की बजाय 20 सेंटीमीटर एरिया पे जाके देखता हूँ कि इतने एरिया में से कितना फ्लक्स क्रॉस करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 ब्रेड अरेंज कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि एक ब्रेड में से ये एक एरिया और ये वाला एक एरिया सेम है, इतने एरिया में से कितनी लाइंस क्रॉस करती हैं जब हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। तो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए फिर से। चार्ज से डिस्टेंस जब 10 सेंटीमीटर है तो एक गिवन एरिया का फ्लक्स इज 4 यूनिट्स। वो यूनिट कितने हैं, क्या है वो यूनिट, वो बाद में बात करते हैं कि फ्लक्स का यूनिट क्या है, अभी मैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो इस एरिया का फ्लक्स हो गया 4 यूनिट्स। अब नीचे एक ब्रेड में से चेक करिए, एक ब्रेड में से एक ही लाइन क्रॉस कर रही है। इस ब्रेड में से एक लाइन है, एक लाइन इसमें से थी। तो अगर हमने डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज को 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर कर दिया, डिस्टेंस डबल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1/4 रह गया बेटा। इसमें 4 लाइंस थी, इसमें 1 लाइन है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम एरिया का जब डिस्टेंस चार्ज से डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिड्यूस हो के 1/4 रह जाएगा। 4 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इसका फ्लक्स निकल आएगा। So as distance increases, electric flux through given area decreases. अब 1/4 देखो, मैंने डिस्टेंस किया था डबल, 10 सेंटीमीटर की जगह 20 कर दिया, लेकिन लाइंस का नंबर 1/4 रह गया। तो 2 से हमें 1/4 लेके आना हो तो क्या करोगे, तो आप 1/2 का स्क्वायर लिखोगे। रीजन बड़ा सिंपल है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E = Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था बेटा। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्योंकि फील्ड इन्वर्सली वेरी करता है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी डिस्टेंस डबल होने पे ना उसका डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉइंट चार्ज से आ रही हैं, रेडियली आउटवर्ड्स हैं। अब ये देखिए बेटा दूसरा सिचुएशन, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो है पैरेलल। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा किस केस में थी बोलेंगे? पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर 20 वोल्ट पर मीटर है तो यहाँ भी 20 वोल्ट पर मीटर है, यहाँ भी 20 वोल्ट पर मीटर है, इधर भी 20 वोल्ट पर मीटर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है तो उतने ही एरिया में से 4 लाइंस क्रॉस करेंगी। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर जगह मिलेगा कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जैसे रेडियली आउटवर्ड्स था पॉइंट चार्ज का, उस केस में जैसे चार्ज से आप एरिया को दूर और दूर प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो मैं समराइज कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस एक गिवन एरिया में से कितनी लाइंस क्रॉस करती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉइंट चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस होंगी रेडियल आउटवर्ड्स। जैसे जैसे एरिया को आप दूर शिफ्ट करते जाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कम होता जाएगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो एरिया आप चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, सेम एरिया में से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी। हाँ, अगर ये फील्ड लाइंस और ज़्यादा होती, यहाँ भी होंगी अगर, तो अगर मैं एरिया का साइज डबल कर दूंगा, 2 ब्रेड रख दूंगा यहाँ पे, उस केस में जो फ्लक्स है वो भी डबल हो जाएगा। तो एरिया पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है। मान लो यहाँ पे अभी 4 लाइंस हैं, इतने एरिया में अगर लाइंस बेटा हो जाती हैं सपोज 20, तो इसी एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग है वो 20 हो जाएगा। तो नंबर 1 एरिया मैटर करेगा, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज मैटर करेगा कि कितना है, एंड नंबर 3 इसके आगे एक और वीडियो आ रहा है उसमें देखेंगे, अगर ये जो प्लेन है इसको मैं फील्ड के साथ कुछ एंगल पे ऐसे प्लेस कर दूं या इसको ब्रेड को ऐसे रख दूं, उस केस में आप देख रहे हैं कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी बेटा इसमें से। तो एरिया का जो ओरिएंटेशन है सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटिवली वो भी डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सो नंबर 1 एरिया का साइज, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ क्या है, नंबर 3 एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये 3 चीजें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिसाइड करती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है पहले उस पे आते हैं। तो मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाए। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया एक CFL लैंप, सोर्स ऑफ लाइट, कुछ ऐसा था। इसमें से लाइट निकलती है बेटा, चार्ज में से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दिखती रेज ऑफ लाइट भी नहीं है, दिखती फील्ड लाइंस भी नहीं है। रेज ऑफ लाइट को भी हम इमेजिन करते हैं तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसको भी हम इमेजिनेशन पे ही चलते हैं। चलिए, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा मटेरियलाइज करने के लिए आपको एक चार्ज की जगह मैंने पोटैटो लिया, नीचे मैंने एक ब्रेड रखा, उस ब्रेड में से 4 लाइंस क्रॉस कर रही थी, उसके नीचे मैंने फिर 4 ब्रेड्स और अरेंज किए। तो ब्रेड एक ही कंपनी की थी, ऑब्वियस है सारे स्लाइस सेम साइज के होंगे, ठीक है। ये तो नहीं कि ये वाला ब्रेड जो था ये तो सैंडविच वाला था और ये नॉर्मल ब्रेड था, ऐसा नहीं था। सो वो सभी ब्रेड जो है स्लाइसिस एक ही पैकेट में से निकाले गए हैं। तो यहाँ पे एरिया जो है वो है ए, एक स्लाइस का, यहाँ भी एक स्लाइस का एरिया ए है। तो एक लाइन बेटा एक ब्रेड में से क्रॉस कर गई, दूसरे में से क्रॉस कर गई, एक इधर थर्ड में से और एक इधर फोर्थ में से। तो यहाँ पे एक ब्रेड को फ्लक्स जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही थी वो एक ही लाइन क्रॉस की,
रीजन था कि ये डिस्टेंस आपने ना 20 सेंटीमीटर कर दिया था, जो कि पहले था 10 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना पॉइंट चार्ज का, वो पास वाले पॉइंट्स पे ज़्यादा होता है, दूर वाले पॉइंट्स पे जाके वो लो हो जाता है। तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो अब एक और केस हमने किया था जिसमें जो फील्ड लाइंस थी देवर पैरेलल लाइक दिस। इसमें हमने एरिया जो है वो प्लेस किया था ब्रेड के स्लाइसेस, मैंने करके दिखाया आपको। ब्रेड का स्लाइस ही मान लेते हैं, चलो जैसे चल रहा था। तो एक स्लाइस हमने यहां पे रखा ब्रेड का, एंड वी ऑब्जर्व कि इसमें से भी एग्जैक्टली 4 लाइंस ही क्रॉस कर रही हैं। रीजन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइज सेम रहा, क्योंकि ना तो आपने एरिया चेंज किया, ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज किया, और ना ही आपने जो एरिया का ओरिएंटेशन है सरफेस का ना ऐसे रखा हुआ था, उसको यूं कर देंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा बेटा, ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा फ्लक्स क्रॉस करेगा। तो प्यारे बच्चों, डिस्कस तो हमने करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन उसका जो कंपैरिजन है वो हम रेज ऑफ लाइट से करेंगे। तो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, घर से क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो इस बहाने चलो आप मेरा सारा घर देख लेंगे। आज हम आ गए हैं घर की छत पे। तो छत पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है एक सोलर वाटर हीटर, यानी सर्दियों में लाइट है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है, पानी अपना जो है जब तक धूप का टाइम रहेगा गर्म रहता है। ओके, तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सोलर पैनल्स। तो ये रिसीव करते हैं सनलाइट को, यानी कि सन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, तो इनको हमने जो अलाइनमेंट दिया है वो किस तरह से दिया है देखते हैं ज़रा। इनको हमने 45 के एंगल पे रखा हुआ है, चेक करिए बेटा ज़रा। रफली जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड के साथ वो 45 डिग्री एंगल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सन है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ को रहेगा। अभी मेरे बिल्कुल बैक साइड में नज़र आ रहा है आपको। तो सन की जो रेज़ हैं वो इस पे परपेंडिकुलरली फॉल करें, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स यहाँ पे रिसीव होगा। तो उसके लिए इनको हमने टिल्ट किया हुआ है और एक ऐसे एंगल पे रखा है ताकि मैक्सिमम टाइम इसको सनलाइट मिलती रहे। एरिया काफ़ी बड़ा किया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वो भी एरिया पे डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको सोलर पैनल दिखा दिए अपनी छत पे, पूरे घर का चक्कर लगा चुका हूँ ऑलमोस्ट आपका। तो अभी हम बोर्ड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम। अभी धीरे धीरे नीचे का भी दिखाता जाऊँगा, कोई बात नहीं। अगर लॉकडाउन चलता रहा, अगर भगवान की कृपा रही, तो पूरे घर के दर्शन कराऊंगा आपको, और बाहर का एरिया भी दिखाऊंगा जो मेरे सामने पड़ता है ग्रीन एरिया, उसको भी किसी दिन आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। अभी ब्रेड्स की बात हो रही थी, तो अगर हमने 3 ब्रेड ऐसे अरेंज किए तो उन ब्रेड्स में से सेम नंबर ऑफ झाड़ू के तीले क्रॉस कर गए। तो यहाँ पे हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम क्रॉस कर गई। रीजन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यानी कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करेंगी वो डिपेंड करेगा किस किस क्वांटिटी पे। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। सो स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा डिपेंड करेगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं, कि एरिया जो है ना जिसमें से वो फ्लक्स क्रॉस करना है वो एरिया का साइज कितना है। जैसे सोलर वाटर हीटर में एरिया कितना है और सनलाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है। और थर्डली ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी मैं ये वाला पॉइंट छोड़ रहा हूं कि ओरिएंटेशन यहाँ पे कैसे आएगा, कैसे दिखेगा।
तो ओरिएंटेशन को समझने के लिए एक और वीडियो पे जाएंगे इसके बाद हम। उसमें क्या है, हम सनलाइट में चले गए। तो आपको पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी किधर को पॉइंट करते हैं डायरेक्शन में। एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं आपको +1 वाली क्लास में ले चलूं दोबारा एक बार, तो 10+1 में ये मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पे, ये पिछली क्लास का पार्ट है, 12th का नहीं है। 11th में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्रॉस करने के लिए। ये मैंने ड्रॉ किया था एक प्लेन, एक फट्टे की तरह मान लीजिए इसको, प्लैंक है एक, उस पे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो याद करो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने ए से बी की ओर राइट हैंड की फिंगर से जाना है, ऐसे ए से बी की ओर जाना है। ए से बी की ओर जाएंगे तो थंब जिधर को पॉइंट करेगा उधर को ही पॉइंट करता है ए क्रॉस बी। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला था हमने। और ए क्रॉस बी से याद करो हमने ये भी किया कि इससे निकलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्रॉस करते थे दो वेक्टर्स को। तो क्रॉस करने पे अगर आता है एरिया, और एरिया जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस एरिया इज अ वेक्टर। अब वो एरिया किधर को पॉइंट करेगा, तो अगर ये है एक प्लेन, इस प्लेन का मुझे एरिया शो करना है तो इसका एरिया वेक्टर बेटा ऐसे ऊपर को पॉइंट करेगा। तो आगे एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें हमने एक शीट ली हुई है और उसमें एक पेंसिल को इंसर्ट किया है इसी तरह से एरिया वेक्टर को शो करने के लिए। तो जैसा बेटा बताया गया है आपको, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये है अगर सरफेस एरिया, तो ये जो पेंसिल नज़र आ रही है इसको एरो मानिए आप, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर सनलाइट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज कर लें, तो इस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है रीचिंग इज मैक्सिमम, बिकॉज एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। अगर मैं एरिया वेक्टर को नॉर्मल टू सनलाइट कर दूं, यानी अगर इसको हम घुमा लें ऐसे लाइक दिस, एरिया वेक्टर इधर को पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि सनलाइट जो है वो ऐसे पॉइंट कर रही है। इस टाइम अगर आप लाइट की इंटेंसिटी देखें इस प्लेन पे फॉलिंग, वो है 0। ऐसे कर देंगे मैक्सिमम लाइट, इस तरह से कर देंगे तो 0 लाइट, क्योंकि सन की रेज जो है वो इस सरफेस के प्लेन के पैरेलल हो गई हैं। एरिया वेक्टर को वो 90 के एंगल पे हो गई हैं। तो इसको हमने बोलना है सरफेस जो कि एक प्लेन है, और इसको बोलना है इसका एरिया वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं एरिया वेक्टर मुझे इसका बनाना हो, ये मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, तो इसका एरिया वेक्टर यूं पॉइंट करेगा बेटा। तो एरिया का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ मैच करता है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, एरिया भी इधर को, उस केस में E और A में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। वेरी नाइस। अब अगर इस एरिया को मैं, ये सरफेस को अगर मैं, फील्ड लाइन ऐसे आ रही थी, अगर इस एरिया को मैं ऐसे घुमा दूं तो बेटा कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, 0। कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। फील्ड लाइंस को रिसीव करने के लिए, जैसे मैंने सोलर पैनल दिखाए, सनलाइट को रिसीव करने के लिए ये सरफेस सनलाइट को परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया में कितना एंगल, 0 होना चाहिए। तो अगर फील्ड ऐसे है और मैंने एरिया को ऐसे कर दिया, फील्ड इधर को, एरिया 90 के एंगल पे हो गया, चेक करो, एरिया इधर फील्ड इधर, उस केस में फ्लक्स हो जाएगा 0। तो अगर एंगल बिटवीन ए एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 90 डिग्री, उस केस में फ्लक्स बिकम्स मिनिमम। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 डिग्री पे फ्लक्स इज मिनिमम। अब बताइए कि कोई ऐसा फंक्शन जो 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा हो, 90 पे जाके सबसे कम हो, बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है। चलो हिंट देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में है, और हिंट देता हूँ साइन और कॉस में से है। कॉस 0 क्या होता है? 1। कॉस ऑफ 90 क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जब 0 डिग्री एंगल था तब मिला हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब ये एंगल 0 डिग्री हो गया तब हो गया फ्लक्स इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये मैं जो ओरिएंटेशन लिख रहा हूं, यहाँ पे ओरिएंटेशन को हटा के हम कॉस थीटा लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा। तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, अगर वो 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 90 डिग्री होगा तो 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर चुके हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरेटिकली डिफाइन करना हो कि क्या होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। एक गिवन सरफेस एरिया में से, वो सरफेस एरिया प्लेन हो सकता है, वो कर्व्ड हो सकता है, जैसा मर्जी शेप का हो, इसलिए मैंने प्लेन नहीं लिखा यहाँ पे, सरफेस जैसा मर्जी हो सकता है। तो गिवन सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हुई, उसको बोलना है हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन के होता क्या है। अब ये कितना होता है उसको निकालने के लिए मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गिवन एरिया में से, फ्लक्स को डिनोट करेंगे बेटा फाई के साथ। तो जैसे पीछे बता चुका हूं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा एरिया कितना है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल जो था उसका कॉस थीटा कितना है। तो ये 3 पैरामीटर्स जो हैं उससे फ्लक्स मेजर होता है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन तो यहाँ पे था नहीं कोई। एरिया ज़्यादा होगा तो भी फ्लक्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा हमें 0 चाहिए अगर आपको मैक्सिमम फ्लक्स लेना है, जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो में जो हमने सनलाइट में रिकॉर्ड किया उसमें देखा। तो मैक्सिमम फ्लक्स लेने के लिए थीटा मस्ट बी 0, और अगर थीटा को 90 कर लेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा मिनिमम। अब बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा लिखा हो तो इसको हम फिजिक्स में कैसे लिखते हैं? वेरी नाइस, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। उदय सिंह का आंसर नहीं आया। उदय बेटा +1 में पढ़ा हमने यार। उदय, कॉस थीटा a इंटू बी इंटू कॉस थीटा कहां पे आया था +1 में? बोलिए। यस, a डॉट बी वेक्टर, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरह बेटा अगर ई ए कॉस थीटा लिखा है तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो ये आ गया आपका फ्लक्स बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट्स बताइए। वेरी नाइस, न्यूटन पर कूलम। हाँ जी, निधि बेटा बोलिए। वोल्ट पर मीटर, बहुत अच्छे। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसको हमने एरिया से और मल्टीप्लाई करना है। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो बेटा इसका एसआई यूनिट एक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा यूनिट है वोल्ट। चेक करो क्या लिखे बेटा। इशिता बोलिए बेटा जी, इशिता, इशिता कौशल। मीटर स्क्वायर एक पावर माइनस किया बेटा, मीटर रह गया, तो इसको हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। बेटा ध्यान देना, एक वोल्ट मीटर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है।
पहले वोल्ट मीटर था वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को मेजर करता है, उसका नाम भी वोल्ट मीटर है। ये यूनिट का नाम भी वोल्ट मीटर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया में से कितनी क्रॉस करेंगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकल निकालना हो तो ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में एरिया जो है वो प्लेन को नॉर्मली पॉइंट करता है परपेंडिकुलरली, ध्यान रखना। अगर एंगल बिटवीन ई एंड ए 90 हुआ तो फ्लक्स जीरो, ई एंड ए में एंगल जीरो तो मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस करेगा। फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम था स्केलर प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट वोल्ट मीटर। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, नेम द क्वांटिटी, थोड़ा नीचे करके लिख देना, अभी ये भी नोट करना आपने, रफली 6 लाइन छोड़ के लिख दो। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट मीटर। आधा नंबर इसका होगा क्वेश्चन मार्क। इस बाद आएगा इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क, आधा नंबर इसका होगा। सो सिंपल क्वेश्चन, बात समझ में आ गई होगी। तो जो गॉसिस थ्योरम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पहले मैंने समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मैथमेटिकली निकालना कैसे है। हाँ, ये तो हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कभी ऐसा भी केस हो सकता है, जैसे अभी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे हम, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं होता, उसकी फील्ड लाइन तो पैरेलल नहीं होती। तो अगर यहाँ पे मैंने एक एरिया ड्रॉ किया ऐसे, और मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इस एरिया में से कितना क्रॉस हुआ। बेटा मैं तो कंटिन्यू चलता जाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो में ब्रेक नहीं ले सकता, आपने अपने आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना है। तो जैसे ही अगला जो पार्ट है या ये बोर्ड रब होकर नया पार्ट शुरू हो जाता है तो उसके पहले पीछे करके ये पिछला नोट जरूर कर लेना। लिखना फिजिक्स में बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है। रिटन वर्क के बिना तो मैं भी नहीं कर सकता बेटा, आप तो क्या करेंगे। इस लेक्चर के पहले मुझे काफ़ी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि ये बेस्ट वे में कैसे डिलीवर हो जाए। तो आपको भी अपनी डिलीवरी जो है एग्जाम में बेस्ट देनी है, तो उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इन रिटन। 3 बार करना होता है वैसे, एक बार जस्ट आपने इसको देख लिया, सारे पॉइंट्स नजर मार लिए, फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लिए, और लास्टली इसको फिर बिना देखे अपनी नोटबुक में लिख के देखा। तो 3 बार एक ही टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो जो बच्चे समझदार हैं, फॉलोअर है मेरे, गुरु मानते हैं, वो बच्चे लिख के देखेंगे और सक्सेस उनके हाथ में पक्का एंड में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो अब बात कर रहे थे कि अगर एरिया जो है वो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहीं स्ट्रांग है, कहीं कुछ है, फिर क्या करना है। कोई बात नहीं है, उसके लिए अपने पास एक तरीका है इंटीग्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़े से एरिया का, ये छोटा सा एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया। बेटा बड़े एरिया को आप ए लिखते हो, छोटे को आप डी ए लिख सकते हो, डी एस लिख सकते हो, क्योंकि सरफेस एरिया बार बार वर्ड यूज होता रहा है। डी एस लिखिए आप, तो डी ए डी एस कुछ भी लिखिए। और मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना बेटा, वो आपके राइट हैंड साइड को था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो मुझे इतने से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है, ई वेक्टर को डी एस वेक्टर से, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, डॉट करना है। लेकिन ये तो इतने पार्ट का फ्लक्स आया, मुझे यहाँ का भी निकालना है, यहाँ का भी निकालना है, ये सारे निकालने हैं, सारे निकालने हैं। तो उसके लिए यू नो व्हाट टू डू, वेरी नाइस, इंटीग्रेशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो स्ट्रेट वे फॉर्मूला ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इसको सॉल्व कर लीजिए, उससे निकल आएगा, यूनिट फिर से वही रहेगा, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब मैं पॉज बोल रहा हूं, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं गॉसिस थ्योरम की ओर। आज थ्योरम हम खत्म कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल कैसे करने हैं गॉसिस थ्योरम से लिंक्ड। अभी पहले थ्योरम करनी है आज, और आज हम थ्योरम को खत्म करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गॉसिस थ्योरम का जो यूज़ है, या इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है ये। गॉसिस थ्योरम जो है, जैसे घर में ना बेटा एक स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लायर होता है, वो ये तो है नहीं कि एक ही काम के लिए रखा हुआ है।
जैसे कड़छी है घर में, कड़छी लैडल जो मारते हो कढ़ाई में, कड़छी का एक ही काम है, दो काम भी हो सकते हैं वैसे, पापा साहब के घर पे हैं आजकल, मम्मी दो जगह यूज़ करती होगी। चलिए, तो कड़छी का यूज़ सिर्फ एक ही है, वो उसमें कढ़ाई में यूज़ होगी। प्लायर आपने देखा कई जगह यूज़ होता है बेटा, मिनट बाद जरूरत पड़ जाती है कि प्लायर कहाँ है, प्लायर कहाँ है ढूंढो, स्क्रू ड्राइवर कहाँ है वो ढूंढो, क्योंकि उसकी ज़रूरत कई जगह पड़नी है। गॉसिस थ्योरम भी आपके जो डेरिवेशंस हैं, जैसे अगर मुझे ना निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन पे चार्ज है बेटा, एक तार है, एक वायर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बड़ा बड़ा पंगे वाला काम है ये, आसान काम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, पहले थोड़े से पार्ट का निकालोगे, इतने पार्ट का चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है अवे, फिर इसका निकलेगा वो भी इधर को आएगा, फिर इसका निकलेगा, फिर इसका निकलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड बन जाएंगे बेटा। एक डेरिवेशन तो मैंने करा दी आपको, एक रिंग का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डिस्टेंस x पे, याद आ गया होगा, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये वायर का तो और भी उल्टा काम है, रिंग में कम से कम ये एंगल तो कांस्टेंट था, इसमें तो बड़ा एंगल भी चेंज होता जा रहा है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा एंगल बदल जाएगा, तो काफ़ी वेरिएबल्स इकट्ठे हैंडल करने पड़ेंगे। तो गॉसिस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टूल है, यानी आप सोचो कि अगर स्क्रू को आपने हाथ से खोलना होता वो कितना मुश्किल होता, तो स्क्रू ड्राइवर उस काम को आसान करता है। उसी तरह गॉसिस थ्योरम जो है वो मल्टीपल डेरिवेशंस जो थी, जो कि अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही थी अगर हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करने बैठते इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, तो ये सारा काम जो है ना गॉसिस थ्योरम बड़ा आसान कर देगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ लर्न करेंगे कि थ्योरम है क्या, और उस पर बेस्ड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करके ख़त्म करेंगे आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गॉसिस थ्योरम के ना 3 एप्लीकेशन सिखाऊंगा। एक तो हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे एक स्फेरिकल चार्ज शेल का, शेल मतलब अंदर से खाली होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैनेज करना है, और इसके बाद अगर एक शीट हो अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज, पूरी शीट पे चार्ज है, क्योंकि जो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, Q/4πε0r², बेटा बातें नहीं करनी है, Q/4πε0r², ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जब आपने यूज करना है, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था, तो पूरी शीट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, कैसा निकलेगा कोई पता नहीं हमें। और जब वायर ही काबू नहीं आई आपसे, तो शीट में तो बेटा यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी कितने वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो गॉसिस थ्योरम इसको बेटा सिर्फ 3 स्टेप्स में ख़त्म कर देता है, ओनली 3 स्टेप्स, बहुत ईजी, महा ईजी जिसको बोलते हैं। तो अगला लेक्चर जो है उसमें गॉसिस थ्योरम को हम स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और शीट के लिए अप्लाई करेंगे, और मज़ा आएगा आपको पढ़ के। वो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और डेरिवेशन वही 3 to 5 मार्क्स बेटा, कुछ भी आता रहता है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी गॉसिस थ्योरम क्या कहती है पहले उस पर आते हैं। गॉसिस थ्योरम इज मेंट फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोज सरफेस कौन से हो सकते हैं, ये बंद कर लें इसको ऊपर से, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, इट इज अ क्लोज सरफेस। ये भी एक क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है, इसको भी क्लोज सरफेस कहेंगे। इसके अलावा कोई स्फीयर हो सकता है, क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, वो भी क्लोज सरफेस है। गॉसिस थ्योरम इज फॉर द क्लोज सरफेसेस। और कोई इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है, अंडे का सरफेस हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। तो जो पीछे आपने जस्ट जो पहले वीडियो देखा, उस वीडियो में मैंने दिखाया एक आपको सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब जल रहा था एक, उस बल्ब के ऊपर कभी हमने कवर रख दिया प्लास्टिक का सिलेंडर की शेप में,
और कभी हमने उसके ऊपर एक कांच का गिलास रख दिया। तो सभी केसेस में जो लाइट आउटपुट था टोटल बल्ब का, जो उस रीजन में रोशनी हुई, लाइटिंग थी, वो लाइटिंग सभी जगह बराबर की थी। तो आपके पास मान लीजिए कई सारे जो है ना, ये सारे ग्लास के बने हुए कुछ एनक्लोजर्स हैं। इसमें आपने एक बल्ब लगाया, तो इसमें से जो टोटल लाइट आएगी वही बल्ब आपने यहाँ पे लगा दिया, इसमें से जो टोटल लाइट आएगी सेम बल्ब यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ की टोटल लाइट और इसकी टोटल लाइट आउटपुट सबका सेम होगा। उसी तरह से एक गिवन चार्ज को यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, सभी केसेस में, अब मैं बल्ब को हटा के चार्ज रख देता हूँ, एक एक चार्ज हमने सभी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया। पॉजिटिव चार्ज है नो डाउट, तो बल्ब की जगह चार्ज आ गया। बल्ब में से निकलती है रेज ऑफ लाइट, चार्ज में से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी। सेम वे यहां पे, एंड यू कैन कंटिन्यू। एरो मार्क कर देना सभी जगह। ओके, तो अगर इस चार्ज में से, जैसे मैं ब्रेड की बात कर रहा था ना, ये एक चार्ज था, एरिया पास में रखेंगे ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर जाएंगे, एरिया दूर कर देंगे तो उतने एरिया में से कम फील्ड लाइन क्रॉस हुई थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा ध्यान से देखिए, अगर इस एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस हुई 4, तो अगर मैं ऐसे एरिया के इधर एक ऊपर, एक पीछे, एक इधर, इसको लगा के ऐसे चारों तरफ से बंद कर दो, इतने एरिया में से लाइंस क्रॉस हुई कितनी? 4। कितने साइड्स होते, कितने अपना फेसेस होते हैं क्यूब के? 8। कमाल कर रहे हैं। 8 कहां से होते हैं? नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब, बहुत अच्छे, 6। 1 2 3 4, 2 ऊपर नीचे 6। एक फेस में से लाइंस क्रॉस हुई 4, तो बेटा 6 फेसेस में से कितनी लाइंस क्रॉस करेंगी? वेरी नाइस, 24। तो इसका बेटा जो फ्लक्स है वो 24 यूनिट्स, यूनिट आपको पता लग गया, वोल्ट मीटर, तो इसका फ्लक्स है 24 वोल्ट पर मीटर। अब मैं इस जितना डिस्टेंस ये है ना, इससे डबल डिस्टेंस पे ये है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे मैं ऐसे ही 4 एरियाज और ड्रॉ कर देता हूँ। वो चारों का एरिया मिला के इतना बना, तो बेटा ये एक फेस में से एक लाइन क्रॉस करती है, इधर एक फेस में से एक क्रॉस कर गई, एक इसमें से क्रॉस की, जैसे हम ब्रेड का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे। तो चारों ब्रेड में से लाइन क्रॉस की एक एक, बट इस पूरे एरिया में से कितनी लाइन क्रॉस हुई? पूरे में से अगेन 4, इस छोटे से में से 4, इस पूरे में से 4, एक की बात है। अगर मैं इस तरह के फेसेस 5 और खड़े कर दूं साथ में, ऐसे इस तरह के मैं 5 फेसेस और, एक वर्टिकल, पीछे वर्टिकल, आगे वर्टिकल, और एक टॉप से बंद कर दें इसको, तो इसमें से 4 क्रॉस हुई, इसमें से 4 होगी, इसमें से बेटा टोटल फ्लक्स इस बड़े वाले क्यूब में से कितना है? 24 यूनिट्स अगेन। इट मीन्स जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो चाहे छोटे स्फीयर, छोटे वाले क्यूब में हो, बड़े वाले क्यूब में हो, उससे बड़े क्यूब में हो, इलिप्टिकल सरफेस में हो, एग शेप सरफेस में हो, या फिर सिलेंड्रिकल सरफेस हो, स्फेरिकल हो, तो इस चार्ज के अराउंड जो सरफेस है, चाहे वो शेप कोई भी हो, रेडियस कोई भी हो, साइज कोई भी हो, इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस क्लोज्ड सरफेस में से क्रॉस करना है वो फिक्स्ड है, 24 यूनिट्स, दैट्स ऑल। यही गॉसिस थ्योरम है कि अगर अपने पास एक इमेजिनरी सरफेस है, कोई भी शेप का ड्रॉ कर लीजिए आपकी मर्जी, उसके अंदर एक चार्ज या चार्जेस अगर पड़े हैं, पहले एक की बात करते हैं,
तो उस चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा, वो फ्लक्स जो है वो चार्ज पे तो डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं यहाँ पे बेटा क्यू की जगह बड़ा चार्ज ले लूँ 2 क्यू, तो उसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी, ज़्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो क्लोज सरफेस है उसका शेप, उसका साइज, उसके डिमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस क्या है, वो सब मैटर नहीं करते, सिर्फ चार्ज अंदर कितना पड़ा है बस। हाँ, चार्जेस आप बढ़ा देंगे, एक चार्ज और रख दो, कुछ उसकी फील्ड लाइंस भी होंगी, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, ये डिपेंड करता है सिर्फ के उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। ऑब्वियस है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट भी आएगा, तो वो कांस्टेंट अभी फॉर द टाइम बीइंग बेटा आप नोट कर लो, 1/ε लगाना है। बेटा हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक जो पढ़ा उसमें हम कांस्टेंट यूज करते रहे 1/4πε0। 4π नहीं आना साथ में, ओनली 1/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the surface. Charge enclosed. फ्लक्स मैंने बताया आपको वेक्टर E डॉट वेक्टर ds करके निकालना पड़ता है, और उसको करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने करना है किस पे, क्लोज पाथ पे, तो यहाँ पे एक सर्कल भी बनाएंगे इंटीग्रल के ऊपर। इंटीग्रल का साइन लिख के उस पर एक सर्कल लगा देना है, विच मीन्स कि जो E डॉट ds का सम किया ना हमने, इंटीग्रेशन की, एडिशन की, वो एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर है। तो इंटीग्रल E डॉट ds क्लोज्ड पाथ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब मैं आपको थ्योरम डिक्टेट करता हूँ, थ्योरम पहले लिख लीजिए, ये बाकी के जो आपके इफ बट्स हैं वो बाद में नोट डाउन करना। तो थ्योरम इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखना शुरू करिए बेटा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल्स 1/ε0 टाइम्स, आगे सेंटेंस चलेगा, ये ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इन वैक्यूम, लिख दीजिए बेटा साथ में, इन वैक्यूम, क्योंकि ये परमिटिविटी वैक्यूम के लिए है ना बेटा। कोई मीडियम होगा तो आपको यहाँ पे के भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इन वैक्यूम। अब आप इसको मैथमेटिकली नोट कर लीजिए कि ये फॉर्मूला इसका है। थ्योरम आ गई, थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखना है, बस आगे एंड में जाके ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे इन अ मीडियम हुआ तो यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ ना के लगा दीजिए बेटा, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए वंस मोर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ई वेक्टर को एरिया वेक्टर से डॉट करना है, क्योंकि ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा तीनों आएंगे उसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 यूनिट हमने लिखे, वोल्ट मीटर और एक लिखा हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉसिस थ्योरम जो है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है, लेकिन गॉसिस थ्योरम जो है वो एक बंद सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए है। तो क्लोज सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है वो लिखिए, इनटू कर दीजिए 1/ε0, अगर ये सिस्टम जो है वो वैक्यूम में पड़ा है।
मीडियम में पड़ा है तो 1/k एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद पॉज करना है। चलिए, होप आपने नोट कर लिया होगा गॉसिस थ्योरम। अब गॉसिस थ्योरम पे बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, 3 अपने पास फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं। पहला क्वेश्चन इज अ बैलून ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एनक्लोजेस अ चार्ज, इट्स फ्लक्स इज 20 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यूनिट था ना फ्लक्स का। एक बैलून है, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा है, बैलून को हमने ब्लो किया हुआ है टू अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। उस टाइम फ्लक्स था 20 वोल्ट मीटर। अगर बैलून को हम और फुला दें और हवा भर दें उसमें, ताकि वो 5 सेंटीमीटर की जगह से फैल के 10 सेंटीमीटर रेडियस का हो जाए, तो अब उसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो क्योंकि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड पे, चार्ज एनक्लोज्ड पे। तो बेटा रेडियस चाहे 5 सेंटीमीटर मैंने बताया था आपको, चाहे 10 सेंटीमीटर है, जब तक चार्ज एनक्लोज चेंज नहीं होगा तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पहले भी 20 वोल्ट मीटर था, यानी यहाँ पे जो भी चार्ज पड़ा था वो पहले भी उतना ही था जब रेडियस 5 सेंटीमीटर था। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया तब भी तो चार्ज तो उतना ही है बेटा अंदर। तो बैलून के शेप का फर्क पड़ा ना, पहले बैलून इतना सा था, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा था, अब आपने उसी बैलून को बेटा डबल साइज का ब्लो कर दिया है, इतना ही फर्क है बस। लेकिन चार्ज एनक्लोज तो सेम है ना, चार्ज एनक्लोज सेम रहा, कांस्टेंट सेम रहा, यानी कि मीडियम वही है, तो बेटा फ्लक्स वुड रिमेन सेम। तो इसका आंसर फिर से 20 वोल्ट मीटर ही आएगा। होप क्लियर हो गया होगा सभी को। अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज अ क्यूब एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस, और वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और ये एक क्यूब के अंदर पड़ा है। तो क्वेश्चन है कि क्यूब के थ्रू कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बेटा फिर से बात वही, गॉसिस थ्योरम सेज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/ε टाइम चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड इस बार है प्लस क्यू एज वेल एज माइनस क्यू, दोनों कैंसल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज कहाँ है, माइनस वाला इधर पड़ा है, जहां मर्जी पड़ा हो, हमें सिर्फ देखना कि इसके अंदर अंदर कितना चार्ज है, दैट्स ऑल। अगर वो चार्ज आपको पता लग गया तो बड़ा फ्लक्स पता लग गया। बाकी शेप कुछ भी हो, उस शेप का परवाह नहीं मारनी आपने। हाँ, यहाँ पे शेप थर्ड क्वेश्चन में मैटर करेगी कि शेप जो है उसका यहाँ पे कुछ मीनिंग है। क्वेश्चन अब है अ चार्ज क्यू लाइज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। वैसे हमने अभी ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, ब्रेड वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। एक क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू पड़ा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के एक फेस में से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। सो वेरी सिंपल, टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम लिख देना। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना है। यहाँ पे बेटा कई टीचर जो हैं वो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट समझते हैं, उसके मार्क्स काट देते हैं कई बार। तो यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम, यहाँ भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। ये तो हो गया सारा फ्लक्स, जो फेस, बेस वाला, साइड वाले फेस, टॉप, सब में से निकलना बेटा। अब क्वेश्चन है कि एक फेस में से कितना फ्लक्स होगा, यानी हमें सिर्फ इस फेस का फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ फेसेस काउंट कर लीजिए। वो अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया कि क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। 6 फेसेस जो हैं, 6 फेसेस में से बराबर फ्लक्स क्रॉस करेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज, ये सिमेट्रिकली लाई कर रहा है, सभी फेसेस से सेम डिस्टेंस पे है। तो ड्यू टू सिमेट्री हर एक फेस का फ्लक्स है सेम। यानी अपने पास क्लासरूम में मान लो 6 बच्चे हैं और 6 के पास बराबर अमाउंट है, और टोटल अमाउंट जो क्लास है वो 60 रुपीज़ है। तो बताइए हर बच्चे के पास कितने पैसे हुए,
उसी तरह 10 रुपीज आ गया। उसी तरह बेटा 6 फेस है, 6 फेसिस को जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बराबर मिलना है, इक्वल मिलना है, फ्लक्स बराबर मिलना है। और टोटल फ्लक्स जो है 6 फेसिस का वो 1/ε टाइम्स क्यू है। तो एक फेस का फ्लक्स क्या हुआ, बहुत अच्छे, वो होगा क्यू बाय ε0 का 1/6। बेटा यही आंसर है। तो आप नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए, मेरे पास नेक्स्ट लाइन है नहीं है, नीचे तो चद्दर शुरू हो रही है, इसके नीचे नहीं लिखूंगा, तो बोर्ड अपना यहीं तक है। तो आप लिख दीजिए हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस इज 1/6 ऑफ क्यू बाय ε0, यानी कि Q/6 ε0 आंसर है इसका। तो आज का वीडियो में यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा फिर गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो बाकी कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखने के बाद क्या करना होता है अपना सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।